अच्छा, अगर आपको CSS में ड्रॉप डाउन बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए आपके पास 3 ड्रॉप डाउन आ रहे हैं, एक बेसिक टेक्स्ट वाला है, एक मेन्यू वाला है और एक इमेज को ही हम छोटी जो इमेज है उसी को ही जूम करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिक ड्रॉप डाउन अगर आप बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। क्या क्या HTML यूज हुई है इसके अंदर? ये तो H2 है, ये आपके पास पैराग्राफ है, एक आपके पास क्या है, डिव है, ऐसा ही है ना। डिव के अंदर एक स्पैन है और एक उसके अंदर एक और डिव है, तो मतलब एक मेन डिव है, उसके अंदर ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है ये है, और फिर जब हम हावर करते हैं तो उसके अंदर डिव शो हो जाता है। वो कैसे होता है? हम यहाँ आते हैं, इस पे इस डिव पे क्या क्लास लगी हुई है? ड्रॉप डाउन कंटेंट। ड्रॉप डाउन कंटेंट में क्या हुआ? सबसे पहले तो आप देखें ये जो मेन डिव है जो कि पेरेंट डिव है, पेरेंट डिव में जो क्लास लगी है वो ड्रॉप डाउन है, उस पर हमने क्या क्या स्टाइलिंग करी हुई है? पोजीशन, रिलेटिव और डिस्प्ले क्या किया हुआ है? इनलाइन ब्लॉक। और जो ड्रॉप डाउन कंटेंट है जो इसका चाइल्ड है उसको हमने क्या पोजीशन दी हुई है? एब्सोल्यूट। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये जो चाइल्ड है इसको एब्सोल्यूट दिया और जो पेरेंट है उसको हमने रिलेटिव दिया, तो अब क्या होगा? ये पेरेंट के अंदर ही टॉप उसका शुरू होगा और बॉटम भी पेरेंट जितना बड़ा होगा उतना उसका टॉप बॉटम लेफ्ट जो है ना वो इंक्रीज होता जाएगा। तो फिर उसने किया क्या? उसने कहा डिस्प्ले नन कर दो आप। सबसे पहले जो आप डिव बना रहे हो ना इसको आप क्या कर दो? डिस्प्ले नन, और बैकग्राउंड कलर भी दे दो, मिनिमम विड्थ दे दो, शेडो दे दो, पैडिंग दे दो और Z इंडेक्स दे दो। फिर आप क्या करो, जब ड्रॉप डाउन के ऊपर हवर आए इधर तो ड्रॉप डाउन कंटेंट को क्या कर दो? डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। तो आपको लगेगा कि आप माउस यहाँ ला रहे हो तो यहाँ से कोई मेन्यू निकल रहे है, ऐसे ही हुआ है ना। तो ये कैसे हुआ है? सिंपल है, ये चीज पहले से यहाँ पे मौजूद है, ऐसी है ना, बना हुआ ये पहले से मौजूद है, लेकिन हमने इसको क्या किया है? डिस्प्ले नन। और फिर डिस्प्ले ब्लॉक कहाँ किया हमने इसको? जब इसका हवर होगा, ठीक है। आ गई समझ में बात? आ गई? अपने कोड में भी लिख के देख लेते हैं। ये तो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये डिव पहले से मौजूद है बना हुआ, लेकिन हमने क्या किया? इसको क्या किया है? डिस्प्ले नन किया। और क्या किया है? और भी कुछ किया है ना। ये जो ड्रॉप डाउन था पेरेंट वाला इसके अंदर ही है ना ये डिव। अब आप जितना भी इसको ड्रॉप डाउन को बड़ा करेंगे ये इसके अंदर ही रहना चाहिए, अगर ये बाहर हो जाएगा तो ये इशू करेगा, सही है। तो आपने क्या किया? पेरेंट को रिलेटिव देना है ताकि वो उसके अंदर ही रहे और आगे पीछे मूव ना करे, वरना तो ऐसा होगा कि फिर वो कहीं और से निकल रहा होगा, ऊपर से, इधर से, उधर से, अगर हम पोजीशन ये वाली नहीं देंगे। तो पेरेंट के अंदर ही रहेगा और
जो भी उसकी विड्थ वगैरह है जो भी है वो यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, कोई सवाल है इसमें? है कोई सवाल? भाई एक हाँ होता है, एक ना होता है, एक चुप करके बैठने वाला क्या है? बोलो भाई, कोई सवाल नहीं है सर, आगे चले, टाइम क्यों जाया करते हो? हाँ भाई, कोई सवाल नहीं है? ठीक है भाई। अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन दी हुई जो मैंने आपको बता दी है। फिर आपके पास मेन्यू बना सकते हो आप इस तरीके से। ठीक है, इसकी सीएसएस अगर आप देखो तो कैसी है, सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या दे दिए, एंकर टैग्स दे दिए। और फिर सीएसएस में क्या किया आपने, सबसे पहले ये ड्रॉप डाउन बटन है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ आपने सीएसएस लगाई है। इसमें कोई नई सीएसएस है? कोई नई सीएसएस है इसके अंदर? कर्सर नहीं है, न्यू है कर्सर। अच्छा भाई देखें, कर्सर जो है ना, ये जो आपका माउस मूव कर रहा है ना, इसकी बात हो रही है। ठीक है, आप अपने कर्सर की जो ये आपका आइकन बना हुआ आता है ना, आप इसको अपने स्पेसिफिकली किसी भी एलिमेंट पे अगर वो आए तो आप उसका चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो इधर कर्सर क्या है, पॉइंटर है। कर्सर की बहुत सारी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हो, आप कर्सर लिखो, ये सारे आपके पास कर्सर्स हैं। ठीक है, कोई भी आप एक कर्सर उठा के उसको यूज कर सकते हो। अभी जिस तरह हमने ये लगाया है, ये देखो कर्सर चेंज हो गया, आया ना सर? सिर्फ इसी एलिमेंट पे आके जो उसका आइकन है वो चेंज हो सकता है। तो बहुत सारी लिस्ट यहाँ पे पड़ी हुई, आप लोग पिक करके देख सकते हो। ठीक है, ड्रॉप डाउन को फिर से क्या किया है, ड्रॉप डाउन क्या है भाई, पेरेंट है, उसको फिर से क्या दे दिया हमने, रिलेटिव और इनलाइन दे दिया, ब्लॉक। और फिर हमने क्या दिया, डिस्प्ले कंटेंट को नन और एब्सोल्यूट। फिर यहाँ हमने कुछ एक्स्ट्रा दिया है कि ड्रॉप डाउन कंटेंट की जितने भी एज हैं उनको आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दें, कलर ब्लैक कर दें, पैडिंग दे दें और डिस्प्ले ब्लॉक करें। फिर आप क्या करें कि ड्रॉप डाउन डॉट कंटेंट अगर ए है, उसके हवर पे बैकग्राउंड कलर आप ये वाला लगा दें। और फिर ड्रॉप डाउन पे अगर हवर और ड्रॉप डाउन डॉट कंटेंट को आप क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। तो ये वाला जो है ना, ये इस बटन के लिए, और जो ऊपर वाला है वो ये जो लिंक्स है ना, इनके लिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? नहीं है, चलो आगे चलें। और भी एग्जांपल्स हैं आपके पास, आप इमेजेस भी बना सकते हो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देखो दो इमेजेस पड़ी होंगी, एक ये इमेज है और एक ये इमेज है। लेकिन ये इमेज बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये पूरा जो डिव है वो हाइड होगा। ठीक है, जब आप माउस होवर करोगे तो ये डिव शो हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वही चीजें अप्लाई हुई हैं, इसके ऊपर कुछ नया नहीं है। जो हम डिव के ऊपर कर रहे थे वो हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये आपको सारे एक आइडियाज दिए जा रहे हैं कि आप किस किस तरीके से उनको यूज कर सकते हो। हाउ टू ऐड ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आप इस तरीके से सेम ड्रॉप डाउन मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, फिर हम आते हैं इमेज गैलरीज पे। यहाँ पे कुछ इमेज गैलरीज बनी हुई हैं, आप इन पे क्लिक करो, इमेज ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये कैसे हुआ ये हम देखते हैं। अच्छा भाई, अगर हम यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक डिव बना हुआ है, उसको क्लास क्या दी हुई हमने, इसको कॉपी कर लेते हैं।
इमेज नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही इमेज? हम अपनी इमेजेस को इससे रिप्लेस कर देते हैं। सही है। अब हमारे पास इमेजेस आ जानी चाहिए। अच्छा, लास्ट वाले को भी करना है। ठीक है, ये एक इमेज है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो अलग से एक इमेज ओपन हो जाती है। ये क्या हो रहा है हम देखते हैं। हमने क्या बनाया, एक डिव। ठीक है, डिव के अंदर हमने क्या बनाया, एक एंकर टैग बनाया। एंकर टैग के अंदर हमने क्या दी है, इमेज दी है। ठीक है, सिंपल। कौन सी दी है, जो छोटी हमें नजर आ रही है ना, ये जो इमेज हमने यहाँ पे नजर आ रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और हमने href में क्या दिया हुआ है, href में उसी इमेज का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो जब क्लिक होता है ना, उसके ऊपर क्लिक होता है तो वो इमेज ओपन हो जाती है। सही है। अब आप href के अंदर लिंक दे रहे थे पेजेस का, इस तरह का आप इमेज का लिंक भी दे सकते हो। ठीक है, इमेज कहीं ना कहीं पड़ी होगी ना, तो इमेज का लिंक होता है। तो वो लिंक यहाँ दोगे तो जैसे आप क्लिक करोगे तो जाहिर सी बात है वो ब्राउजर को उधर मूव कराएगा। जब मूव कराएगा उसको क्या मिलेगा, इमेज मिलेगी, तो वो वहाँ पे शो हो जाएगी। अगर HTML का कोई पेज होता तो पेज शो हो जाता, यहाँ इमेज पड़ी हुई है तो इमेज शो हो गई। ठीक है, इसकी CSS में क्या हुआ है, ये आपका एक div है डॉट गैलरी, मतलब div जिसकी क्लास गैलरी है, उसकी मार्जिन फ्लोट को क्या कर दिया उसने, लेफ्ट। फिर div डॉट गैलरी जिसकी गैलरी है और उस पर हवर हो तो बॉर्डर उसका चेंज हो जाए। फिर div डॉट गैलरी जिस div की क्लास गैलरी हो और उस पे अंदर इमेज हो तो उनकी विड्थ क्या कर दो 100% और हाइट ऑटो कर दो। div डॉट डिसेंडिंग मतलब div हो और उसके अंदर ये वाली क्लास लगी हो तो उसको पैडिंग और ये दे दो। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गया। अब इसमें ये देखो डिस्क्रिप्शन भी है और ये वाली क्लास भी लगी हुई है और उस क्लास के अंदर आपके पास जो है ना वो इमेजेस भी पड़ी हुई। ठीक है, कोई सवाल है कोड को देख के आपको नजर आ रहा हो तो? और किसी को है कोई सवाल? इस तरह आप इमेज गैलरीज भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप छोड़ दें, एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स पे आ जाए। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं भाई जी? टेबल के अंदर, टैग के अंदर, सही बोल रही है ये? हो गया। कोई और बताना चाहेगा? क्लास और आईडी को क्या कहते हैं? अच्छा, और सिर्फ क्लास आईडी पे तो लिमिट नहीं कर सकते हम। नहीं, सिर्फ क्लास और आईडी एट्रीब्यूट होते हैं बस, और बाकी कौन से? भाई टैग को अगर आप कोई प्रॉपर्टी देते हैं ना, टैग की प्रॉपर्टी, तो वो कहलाती है एट्रीब्यूट। तो अब वो आईडी, क्लास, कुछ भी हो सकता है। आप अपना कस्टम एट्रीब्यूट भी डाल सकते हैं, अपनी मर्जी से एट्रीब्यूट भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि आप CSS के एट्रीब्यूट के थ्रू उस एलिमेंट को पिक करें और वहां पे स्टाइलिंग कर दें। आई समझ में बात? जिस तरह आपके पास यहां पे आ रहा है,
ये देखें, ये एंकर टैग है और ये भी एंकर टैग है और ये भी एंकर टैग है। अब पहले वाले के अंदर टारगेट एट्रीब्यूट हमारे पास नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने कहा ए को पिक करो और ब्रैकेट डाला है। ब्रैकेट के बाद हमने कहा है कि वो वाले एस को पिक करो जिसके पास एट्रीब्यूट क्या हो, टारगेट हो, तो फिर उनका कलर आप येलो कर दो। सही है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप प्योर सीएसएस पे काम करोगे या जावास्क्रिप्ट के थ्रू करोगे ना, तो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो, या फिर एट्रीब्यूट की वैल्यूज भी आप दे सकते हो। तो एट्रीब्यूट की स्पेसिफिक वैल्यू उठा के भी आप जो है ना टेस्टिंग कर सकते हो। अभी हम लगा के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको कमेंट आउट करें। हम यहाँ एक डिव बनाते हैं, तीन हम डिव बनाते हैं, ठीक है, और यहां जाते हैं, इसको हम विड्थ दे देते हैं, विड्थ मैंने दे दी 100 पिक्सल और हाइट भी दे दी 100 पिक्सल। नजर नहीं आ रहे, क्यों जी? ना लिखूं फिर भी नजर तो आने चाहिए। मैंने तो विड्थ और हाइट दे दी ना उसकी, उतनी तो जगह वो लेगा जी। अब आ रहे नजर, 3 डिव हो गए हमारे पास। अब हम कहते हैं मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल्स, ठीक है, ये 3 डिव हो गए हमारे पास। अब मैं क्या कहता हूं, मैं सेम एट्रीब्यूट तीनों को दे देता हूं। एट्रीब्यूट यहां से मैं अपनी मर्जी से दे देता हूं, ठीक है। मैंने कहा डेटा डैश क्या कहते हैं, कुछ भी दे दो आप, ठीक है। स्टेट इज इक्वल्स टू ओपन क्लोज या फिर डेटा स्टेट, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये 3 मेरे पास डिव हैं और मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बनाया और 2 को मैंने वैल्यू दे दी, एक को ओपन, एक को क्लोज और एक को मैंने सिर्फ एट्रीब्यूट दिया, उसको कोई वैल्यू नहीं दी। अब मैं जाता हूँ सीएसएस में और मैं कहता हूँ डिव, क्या एट्रीब्यूट था, डेटा डैश स्टेट। अगर कोई डिव है जिसके साथ डेटा डैश स्टेट है, ठीक है, तो उसका आप क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर ये कर दो। तीनों का हो गया, तीनों का हो गया ना, क्यों? तो हमने कहा एट्रीब्यूट होना चाहिए, वैल्यू तो हमने स्पेसिफाई नहीं करी ना, एट्रीब्यूट तो तीनों में है ना, हाँ वैल्यू जो भी हो, ठीक है। तो अब इसी को उठाते हैं। हमने कहा अगर एट्रीब्यूट है तो बैकग्राउंड कलर ये हो जाए, लेकिन अगर एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है ना वो ओपन हो इस तरह, ठीक है, तब उसका बैकग्राउंड कलर ये नहीं होना चाहिए, तब उसका बैकग्राउंड कलर कुछ और हो जाए। तो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ यहां पे देखें, तीनों डिव हैं, तीनों को एट्रीब्यूट दिया हुआ है हमने, डेटा डैश स्टेट। हमने बोला कि अगर डेटा डैश स्टेट है तब तो आप बैकग्राउंड कलर दे दो, लेकिन अगर डेटा डैश स्टेट इक्वल्स टू ओपन है
तो उसको ब्राउन दे दो कलर आप, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो आप, उसकी यहां से विड्थ और हाइट एक्स्ट्रा कर दो, ठीक है, डबल कर दो। सही। अगर मैं यहां पे आऊं, इंस्पेक्ट करूं इसको, और अगर मैं इसका एट्रीब्यूट हटा दूं तो आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या लगता है? ये हटा देता हूं ना मैं, तो क्या होगा? बगैर रिफ्रेश किए सब कुछ किया उसने, जैसे ही हमने उसको चेंज किया उसने वो सीएसएस ढूंढी और अप्लाई कर दी, ठीक है। अगर मैं इसको क्लोज को ओपन कर दूं यहाँ पे, तो अब क्या होगा? कंडीशन हमने लगाई हुई है, एट्रीब्यूट को पिक करके हम काम करते हैं। अब हमारी मर्जी, हम किसी डिफ के अंदर ये दे ही नहीं दे भाई, एट्रीब्यूट नहीं आया था किसी वजह से, ठीक है, कोई कंडीशन लगाई हुई थी, तो उसमें वो कुछ भी नहीं आएगा, उसमें डिफॉल्ट जो भी था वो हो जाएगा, ठीक है। कोई सवाल? ये इसका एट्रीब्यूट हटा दिया, इस पर अब कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है, देखें। बताएं भाई, कोई सवाल है? कोड देखें। जी, वो भी एट्रीब्यूट है, कर सकते हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं है ना, इसलिए हम अलग से एट्रीब्यूट लगाते हैं। क्लास को अगर हम छेड़ेंगे तो सारी स्टाइलिंग खराब हो जाएगी ना, इसलिए हम अलग से एट्रीब्यूट लगाते हैं। ये देखें, एट्रीब्यूट तब काम आएंगे जब आपको कुछ हाइड करवाना है, कुछ शो करवाना है, किसी एलिमेंट में कुछ चेंज करवाना है, ठीक है। सेम एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल देखो, सेम डिव है, सेम स्टाइलिंग लगी हुई है, लेकिन उस वाले डिव को कहीं और यूज करना है, उसके अंदर एक्स्ट्रा स्टाइलिंग डालनी है, तो फिर आप एट्रीब्यूट लगा दो, ठीक है। अगर मैं ये दिखाऊं आपको, यहाँ पर हमने बहुत एट्रीब्यूट लगाए हुए, एट्रीब्यूट ही एट्रीब्यूट लगे होंगे, और वो जो है ना डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू, इसके थ्रू जो है ना लगे होते हैं। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करो तो सबसे पहले आपको देखेंगे सबसे HTML के ऊपर ये एट्रीब्यूट लगा होगा। HTML का जो टैग है ना, देखो उसी के ऊपर ये सारे एट्रीब्यूट लगे हुए ना, ये डेटा डैश हेडर डैश लीडर बोर्ड ट्रू, इस तरह की चीजें। मैं इसको फॉल्स कर दूं तो क्या होगा? कुछ होगा CSS के अंदर, लेकिन अगर इसकी हाइट वगैरह, ये सारे देखो क्या लगे हुए, एट्रीब्यूट्स। यहाँ भी एट्रीब्यूट्स लगे हुए, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स लगे हुए। कोई भी आप वेबसाइट खोलोगे ना, उसके अंदर बहुत एट्रीब्यूट लगे हुए होंगे, उसके थ्रू हम जो है ना ये स्टाइलिंग और ये सारे काम करते हैं, ठीक है। तो उसकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखें, क्लास से नहीं हो सकता ना, आप क्लास को डायनेमिकली तो चेंज नहीं कर सकती। डायनेमिक का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने ये क्लास बनाई है सेक्शन की, ठीक है। अब इसको आप मल्टीपल जगहों पे यूज कर रही हैं, ठीक है। अगर आपने इसमें छेड़खानी करी ना तो इश्यूज आ जाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, एक डेटा एट्रीब्यूट लगाते हैं, और वो अब देखो ना, उसकी आप ओपन क्लोज, यहाँ पर आप वेरिएबल लगा सकते हैं। मतलब जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, आपको समझ आएगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है ना, वो आप अपनी मर्जी से थोड़ी लिखेंगे, ये तो बैकएंड से आएगी, या यूजर कोई बटन क्लिक करेगा उसके हिसाब से सेट हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू डायनामिक होगी। डायनामिक का मतलब है यहाँ ओपन नहीं लिखा होगा, यहाँ पे कोई वेरिएबल होगा, उसके अंदर वैल्यूज फीड होंगी आके, ठीक है। रन टाइम पे अलग अलग वैल्यूज फीड होंगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हम जो है ना CSS मेंटेन होती रहेगी खुद ब खुद। अब अगर इसी को आप देखो, इसका कहाँ गया, बंद हो गया। अभी ये जो है ना, इसकी क्लास क्या है, पेज है, और ये सारा जो है ना यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पे आके किसी आर्टिकल पे क्लिक कर देता हूँ तो ये सब एट्रीब्यूट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इधर आ रहा है डेटा नेम, पेज टाइप क्या आ रहा है, होम पेज लिखा हुआ आ रहा है ना। अब मैं किसी आर्टिकल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो क्या हो गया, ये चेंज हो गया। उधर देखो ना, ये डेटा नेम पेज टाइप क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। अब मैं किसी और जगह जाता हूँ यहाँ से,
तो फिर ये चेंज होता रहेगा और उस हिसाब से इस पेज पे डिजाइनिंग हो रही है, CSS लग रही है, ठीक है। तो इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, काम आएगा आगे आपको। देखें क्लास को आप उससे वो नहीं कर सकती, वो क्लास अलग है, क्लास का काम है स्टाइलिंग देना, इसका काम है कि रन टाइम पे उस स्टाइलिंग को चेंज करना वैल्यूज के हिसाब से। क्लास में तो वैल्यू चेंज नहीं होती ना, आप इक्वल्स टू करके ट्रू फॉल्स नहीं कर सकती आप, ठीक है, वो अलग चीज है। आप उसको अगर मैच मिक्सअप करेंगी तो वो मसला हो जाएगा, ठीक है भाई। कोई सवाल नहीं है, सारे एक ही बंदे को सवाल है, बाकी आप सब तो सारे इंटेलिजेंट हैं। अच्छा जी, ये देखो वैल्यू के थ्रू भी आप कर सकते हो। इसके अलावा एक और है, ये क्या करता है, अगर आप इस तरह का ये टिल्डा दे देते हैं तो क्या होता है, सिलेक्टर इज यूज्ड टू सिलेक्ट एलिमेंट्स विद एन एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेनिंग अ स्पेसिफाइड वर्ड। अब अगर आप ये लगाते हैं ना और एट्रीब्यूट इक्वल्स टू वैल्यू करते हैं इस तरह, तो अब स्पेसिफाइड वर्ड आपके पास पूरा एक सेंटेंस आ जाए इसके अंदर, लेकिन अगर वो वर्ड मिलेगा तो ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह आपको यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, अगर टाइटल फ्लावर है तब भी अप्लाई हो जाएगा, टाइटल समर फ्लावर है तब भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फ्लावर न्यू है तब भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला हुआ है, फ्लावर आना चाहिए। ये देखें, ये एट्रीब्यूट है हमारे पास टाइटल। अब जाहिर सी बात है हम टाइटल को पिक कर रहे हैं, टाइटल में डिफरेंट इमेजेस होंगी, उनके नाम चेंज होते रहेंगे ना, लेकिन हमें ये पता है कि इस पेज के ऊपर आएगा फ्लावर ही, तो कोई भी फ्लावर होगा उसका एंड में जो है ना नाम फ्लावर आएगा। अगर ट्री आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, उस पर वो CSS अप्लाई नहीं होगी। देख रहे हैं आप, ट्री पर बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसके टाइटल में फ्लावर नहीं है, ठीक है। अब ये टाइटल को ना आप इतना बड़ा कर दें, ठीक है, करते जाएं, बस इसके अंदर क्या होना चाहिए, फ्लावर होना चाहिए। अगर फ्लावर मिल गया उसको तो वो अप्लाई कर देगा। किसके थ्रू हो रहा है, सेम ही जो टिल्डा साइन हमने लगाया ना इसके थ्रू हो रहा है, ठीक है। कोई सवाल है? फिर हमारे पास है एक और, इसको कहते हैं पाइप सिंबल। क्या, टिल्डा? अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखें क्लास को पिक कर लिया, और क्लास में कौन सी क्लास, टॉप तो है, तीनों ही टॉप हैं, टॉप तो इसमें आ रहा है ना, टॉप कंटेंट, तीसरे पे क्यों नहीं अप्लाई हो रहा। ये कह रहा है दिस selector, the selector is used to select elements with the specified attribute whose value can be exactly the specified value or the specified value followed by hyphen। अगर hyphen आ गया वैल्यू के साथ तब, या फिर एग्जैक्ट एक वैल्यू हो, तो इसके अंदर डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें टॉप आ रहा है हाइफन के साथ, टॉप आ रहा है हाइफन के साथ, लेकिन इसमें टॉप हाइफन के साथ नहीं आ रहा, तो इसका वो कंसीडर कर रही है ये जो वर्ड है ये टॉप कंटेंट है, ये टॉप नहीं है, ठीक है। ये क्या है, पूरा वर्ड टॉप कंटेंट, ये टॉप नहीं है। अगर टॉप के बाद अगर हम यहां पर ये दे देना तो अब क्या होगा, अब उस पर भी अप्लाई हो जाएगा जी। फिर हमारे पास है डॉलर का साइन। डॉलर का साइन क्या कहते हैं, इज यूज्ड टू सिलेक्ट एलिमेंट हुज एट्रीब्यूट वैल्यू एंड्स विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू। सिर्फ टॉप, उसमें जो है ना वो टॉप कंटेंट है, वो एक वर्ड कंसीडर कर रहा है, उसको पूरा वर्ड होना चाहिए टॉप बस। फिर आप दूसरे वाला यूज करेंगी ना जो टिल्डा वाला है, उसमें टॉप आ रहा है तो वो यूज कर लें आप, सही है। स्पेसिफिक वैल्यू जो उसने टॉप लिखा है ना, यहां पर टॉप लिखा हुआ है ना, ये ही वैल्यू आनी चाहिए। इसके साथ कंटेंट आ गया तो ये चेंज हो गई वैल्यू। स्पेसिफाइड का मतलब होता है वो पॉइंट करे बिल्कुल स्पेसिफिक, सेम होनी चाहिए बिल्कुल। हाँ, वो आप अपने एट्रीब्यूट्स में लगाएंगे ना तभी तो अप्लाई होगा वो स्टाइलिंग।
फिर आपके पास है CSS एट्रीब्यूट विद डॉलर साइन। ये क्या करता है? सेलेक्टर इज यूज्ड टू सिलेक्ट एलिमेंट हुज एट्रीब्यूट वैल्यू एंड्स विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू। द फॉलोइंग एग्जांपल सिलेक्ट्स ऑल एलिमेंट विद अ क्लास एट्रीब्यूट वैल्यू दैट एंड्स विद टेस्ट। नोट द वैल्यू डज नॉट हैव टू बी होल वर्ड। इस तरह देखो, फर्स्ट सेकंड को नहीं किया, इसमें भी टेस्ट आ रहा है, इसमें भी टेस्ट आ रहा है। अब इसमें अगर टेस्ट आ गया, होल वर्ड ना भी हो, कोई एक पूरा वर्ड हो, उसके अंदर टेस्ट आ रहा है, जिस तरह माई टेस्ट है, ये एक वर्ड है ना, इसके अंदर TEST लिखा हुआ है तो इसको पिक कर लेगा। ठीक है, इसमें स्पेस सेपरेटेड है ना, स्पेस आना जरूरी है इसमें। हाँ, पूरा एक वर्ड होगा, उसके साथ अलग अलग वर्ड्स होंगे, तो स्पेस दे के हम करेंगे ना। पूरा सेंटेंस लिखते हैं तो स्पेस देते हैं। इसमें देखो क्या हुआ है, इसमें माई टेस्ट लिखा है उसने, एक वर्ड है, उसके अंदर TEST लिखा होगा तो पिक करेगा। वो वर्ड के लिए है, ये एक वर्ड के अंदर अगर अल्फाबेट्स लिखे हुए ना TEST, अगर उसके अंदर और फिर आगे कुछ भी लिखा हुआ है, बहुत बड़ा एक वर्ड है, लेकिन उसके अंदर TEST लिखा हुआ आ गया तो वो उसको पिक करेगा। कहीं भी हो, नहीं सॉरी, एंड में होना चाहिए, एंड में होना चाहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है एंड्स विद टेस्ट, तो एंड में होना चाहिए। फिर आपके पास है स्टैरिक। स्टैरिक क्या करता है? The static attribute selector is used to select element whose attribute value contain a specified value. The following example selects all element with a class attribute this, और value does not have to be a whole word. ठीक है, तो इधर आप देखेंगे एंड और वो नहीं होगा। ठीक है, कहीं पर भी आ सकता है। सही है, तो TE लिखा है, TE अगर मैं यहां दे दूं, इसमें भी आ गया। इसको ट्राई करते हैं, शुरू में दे देते हैं। ठीक है, अभी भी अप्लाई हो रहा है। आप कहीं सेंटर में दे दें, यहां भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर कहीं पर भी आएगा, लेकिन इस वाले के अंदर एंड में आएगा, इसमें बीच में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। सही है, बस इसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। ज्यादा हो गया, समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है शायद तो आप हिला रहे हो, सवाल कर नहीं रहे हैं। फिर ऑनलाइन पढ़ लो ना घर पे, वहां टीचर तो नहीं होगा, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, सवाल भी नहीं कर सकोगे उससे, घर पे पढ़ लो। यहाँ पे उसने क्या किया हुआ, यहाँ पे उसने एक फॉर्म बनाया है, फॉर्म में उसने इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया और बटन दिया है। फिर यहाँ पे आके उसने बोला अगर इनपुट टाइप टेक्स्ट हो तो उसकी विड्थ, उसके डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन और बैकग्राउंड येलो कर दो, तो स्टाइलिंग हो गई। ठीक है, और फिर क्या किया उसने, अगर उसकी टाइप बटन हो तो फिर क्या करो, उसको एक स्टाइलिंग दे दो, उसको विड्थ वगैरह दे दो और उसको मार्जिन दे दो। सही है, तो ये आपको एक एग्जाम्पल दिए कि आप पूरे फॉर्म को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं। सही है, चलें प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, CSS फॉर्म्स, अभी हमने एक देखा, उसने क्या किया कि फॉर्म्स को पिक करके उन्होंने स्टाइलिंग कर दी। अब यहाँ पे थोड़ा सा और स्टाइलिंग है फॉर्म्स के ऊपर। जिस तरह आपके पास ये आ रहा है, ये आपको सिंपल बता रहा है कि अगर आपने इनपुट पे स्टाइलिंग करनी है तो आप क्या कर दें। अगर सिर्फ इनपुट पे करनी है, मतलब अब जितने भी इनपुट होंगे, इनपुट टाइप पासवर्ड हो, ईमेल हो, कुछ भी हो, सबकी विड्थ क्या हो जाएगी, 100% विद रिस्पेक्ट टू देयर पेरेंट। जिस कंटेनर में वो होंगे उसके हिसाब से, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है ना, तो क्या होगा, जो भी पेरेंट होगा, पेरेंट 50% हो, 50 पिक्सल हो, उस पर 100% अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर है आपके पास द एग्जाम्पल अबव अप्लाइज टू ऑल इनपुट एलिमेंट्स। ठीक है,
कोई भी इनपुट एलिमेंट हो, टेक्स्ट का हो, कुछ भी हो, उन सब पे ये विद अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, पैडेड इनपुट्स मतलब कि आप अगर इनपुट जो आपके पास इनपुट बॉक्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ बना लेते हैं। अच्छा जी, दो इनपुट हमने बनाए, ठीक है। अच्छा, इनको हम कमेंट आउट कर देते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे पास इनपुट आ रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक इनपुट सिलेक्ट करना है और मुझे इसके ऊपर स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। तो कैसे करूँगा, मैं यहाँ आऊँगा और इनपुट सही है, इस तरह पे कर लूंगा मैं, और मैं कहूँगा कि इसकी आप पैडिंग दे दो चारों तरफ से 20 पिक्सल। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। 20 पिक्सल हमने दिया तो ये इस तरीके से हो गया। 20 थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, हम इसको 10 कर देते हैं। तो वो यही आपको बता रहे हैं कि अगर इनपुट का आपने साइज बढ़ाना है तो आप पैडिंग दे दो और इस तरीके से वो नज़र आएगा। फिर वो आपको कह रहा है, अच्छा वो ये आपको कह रहा है कि आप स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल ये इनपुट टाइप टेक्स्ट आ रहा है, हमने यहाँ पे टाइप बताई हुई है ना, तो आप ये भी कर सकते हो कि इनपुट टाइप इक्वल्स टू अगर क्या हो, टेक्स्ट हो। ये हमने एक एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर लिया, उसका जो बॉर्डर है ना, उसके बॉर्डर को आप 1 पिक्सल ये दे दो, ठीक है। इसके थोड़े पिक्सल बढ़ा दो आप, तो क्या होगा, इस तरीके से बॉर्डर्स आ जाएंगे। अब मैं एक और जो है ना वो ऐड करता हूं इनपुट। ठीक है, दोनों पे अप्लाई हो रहा है, इस पे नहीं हो रहा। क्यों भाई, क्योंकि हमने एट्रीब्यूट सिलेक्ट किया हुआ है टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, तो इसलिए नहीं हो रहा। तो हम ये भी कर सकते हैं ना कि मल्टीपल हम कलर्स दे सकते हैं उसको, हम पासवर्ड को कोई और कलर दे दें। सॉरी, क्या हुआ ये, ठीक है, 2 कलर ये हो गए और एक ये, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो। अच्छा, ये इस तरह आ रहा है, तो हमें चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए, मार्जिन, थोड़ा गैप देना है ना इनके लिए, तो मार्जिन क्या कर देंगे, टॉप 5 पिक्सल कर देंगे तो गैप आ जाएगा। आ गया, ये फॉर्म की स्टाइलिंग है। अच्छा, फिर ये कह रहा है नोट दैट वी हैव सेट द क्या है, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी टू बॉर्डर बॉक्स, दिस मेक्स श्योर दैट द पैडिंग एंड इवेंचुअली बॉर्डर्स आर इंक्लूडेड इन द टोटल विड्थ ऑफ द हाइट एंड एलिमेंट्स। तो आप अगर ये दे दोगे तो वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। इस तरह पता है ना आपको बॉर्डर बॉक्स क्या होता है, तो बस उसमें ये इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा वही बॉर्डर हम जो दे चुके हैं कि आप स्पेसिफिकली बॉर्डर दे सकते हैं। अच्छा, बॉर्डर का रेडियस चेंज करना है, ये तो अब ये देखें, ये एज ही आ रहे हैं आपके पास, ये जो है ना एज है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम भी कर लेते हैं, ठीक है, ये एज में आ रहा है आपके पास। आप चाहते हो इसका जो बॉर्डर है ना वो थोड़ा सा क्या हो जाए, कर्व में आ जाए, तो आप क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस इक्वल्स टू 5 पिक्सल्स कर दें, ठीक है। साथ में आप एक इनपुट टाइप और भी दे दें, वो आप दे दें इनपुट टाइप बटन, वैल्यू दे दें इसको
सबमिट, तो क्या होगा, एक बटन भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इन सब इनपुट टैब्स को आप विद दे दें, विद आप दे दें 50%, तो क्या होगा, कंटेनर के हिसाब से विद आ जाएगी, ठीक है। आप चाहते हैं कि इसके जो विद है ना वो कम हो जाए थोड़ी सी, जो इनपुट टाइप सबमिट है उसकी विद क्या हो जाए, कम हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरह सिलेक्ट करेंगे और इसकी विद हम दे देंगे 25%। नहीं हुआ, क्यों क्यों नहीं हुआ, इसकी टाइप क्या आ रही है, तो हमने क्या दिया है, सही। या एक और बटन भी आप लगा सकते हैं, सबमिट का भी लगा सकते हैं, और साथ में ये अगर बटन लगाऊंगा तो नीचे आएगा या ऊपर आएगा, क्यों, क्योंकि ये इनलाइन है, इस तरह, सही है। तो आप फॉर्म बना सकते हैं इस तरीके से, सिर्फ बॉर्डर बॉटम देना है आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से बॉर्डर बॉटम देंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट का बॉर्डर आप क्या कर दें, बॉर्डर आप कर दें पहले तो नन, नन का मतलब है सारे बॉर्डर्स रिमूव हो गए। अब हम कहेंगे बॉर्डर डैश बॉटम, तो क्या होगा, क्या होगा, आ तो गया, पहले हमने कहा बॉर्डर खत्म कर दो, फिर हमने कहा बॉर्डर बॉटम दे दो, बोला ना हमने खुद ही, रेडियस वो तो हो गया ना। देखो ऐसे चलेगा, ऐसे आएगा आपका स्टाइलिंग, ठीक है। पहले हमने नन कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया, तो फिर खत्म हो गई बात। आपकी जो स्टाइलिंग है ना वो ऐसे रीड होती है, ठीक है। ऊपर आपने भले उसको हाइड किया हो, नीचे आपके आपने दोबारा से शो करवा दिया तो वो शो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये बॉर्डर आपको बॉर्डर बॉटम नजर आएगा। कलर्ड इनपुट्स आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, इस तरह ये आ रहा है, आप इसको बैकग्राउंड भी दे दें, बैकग्राउंड कलर आप ये दे दें, इस तरीके से कलर्स भी आ सकते हैं, सही। अच्छा, फिर आप इसकी स्टेट्स को पिक कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह फोकस है, फोकस क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, लाइट। फोकस का मतलब है आप इस पर क्लिक करते हैं ना, आपका फोकस आ गया। एक वक्त में जो फॉर्म आप फिल कर रहे होते हैं, एक वक्त में एक ही जगह लिख सकते हैं या मल्टीपल जगह लिख सकते हैं, एक ही टाइम लिख सकते हैं ना, तो फोकस एक वक्त में एक ही होता है। तो जिस पे आप क्लिक कर रहे हो, जिसमें आप टाइप कर रहे हो, फोकस उसी में हो रहा है। तो आप कहें कि इनपुट टाइप टेक्स्ट, जितने भी इनपुट टाइप टेक्स्ट हैं, ये क्लास लगाई है या सूडो एलिमेंट लगाया आपने, हाँ, यहां पे क्या लगाया आपने, क्या लगाया है, सूडो क्लास। अब हम बोलते हैं कि बॉर्डर हमें सब चाहिए, क्या हो रहा है यहाँ पे, बॉर्डर जब हम इस पे फोकस करते हैं ना तो इसको बॉर्डर आ जाता है, ठीक है। इस पे तो रेड दे दूं ताकि वो नजर तो आए,
बॉर्डर नहीं आ रहा इस पे। क्या गलती कर रहे हैं हम लोग? सेम ही है ना, ये सेम ही लिखा हुआ है। ये टाइम जी, एक काम करते ना, नहीं हो रहा। क्यों भाई? कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, ये बॉर्डर छोटा था ना, इसलिए नजर नहीं आ रहा था, चेंज तो वो हो रहा था। सही है, तो इस तरीके से आप बॉर्डर भी दे सकते हैं। फोकस पे आप कुछ भी कर सकते हैं, इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये 50% है ना, तो आपने कहा जब इस पर फोकस हो ना तो ये क्या हो जाए, इस वाले को हटा दें। नहीं, इसको छोड़ें, इसको आप 100% कर दें। जब इस पे फोकस हो तो ये क्या हो जाए, 100%। आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पर नहीं होगा, इस पर। अच्छा, इनपुट विद आइकन इमेज। अगर कोई भी आप इनपुट बॉक्स लेना चाहें, उसमें कोई आइकन लगाना चाहे इस तरीके से, तो आपको बैकग्राउंड इमेज यूज करनी पड़ेगी। इनपुट टाइप टेक्स्ट के ऊपर बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ आ जाएगी। सही, और ये सबसे अच्छा तरीका है, वरना अगर आप साथ में लगाएंगे उसके अंदर लिखेंगे तो बड़ा इशू हो जाएगा। सही है, तो आप क्या करेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। एक काम करते हैं, इन सबको बंद कर देते हैं। क्या हो गया? अच्छा, हमारे पास कुछ इस तरीके से ये आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक इनपुट टाइप टेक्स्ट के ऊपर ये लगाना है आइकन। ठीक है, तो पहले तो हम आइकन निकाल लें। कैसे निकालेंगे आइकन जी? इमेज कहां से आएगी? यहां से, यहां से आएगी। हो गई सिर्फ। कैसे आई पता चला आप लोगों को? कैसे आई? कैसे आई? इस पर राइट क्लिक करें। यूआरएल तो है, लेकिन हमारे पास ये यूआरएल है, इससे हम कहाँ ढूंढेंगे? तो हमने क्या किया, इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद हम यहाँ आए, बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है। ठीक है, ये आपका यूआरएल है। इस यूआरएल को भी कॉपी कर सकते हो आप, यहाँ रख दो, ये इमेज शो हो जाएगी। इसको सेव एज, कहाँ गया, सेव इमेज एज, आप इसको सेव करवा लो अपने फोल्डर में कहीं पे।
यहाँ पे मैंने इसको सेव करवा दिया, ठीक है। अब मैं आता हूं, अब इसमें बताएं कोई नई चीज है हमारे पास? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम बैकग्राउंड सबको वाइट दे देते हैं, ठीक है, या सिर्फ हम एक को ही देंगे, वाइट, बल्कि सबको दे देते हैं बैकग्राउंड। वो आपका ग्रे है ना, नजर नहीं आएगा इसलिए दे रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है। इस तरह, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ जो है ना फर्स्ट नेम वाला है या फिर फर्स्ट नेम वाला है इसी के ऊपर देना है। फिर क्या करेंगे, कोई एट्रीब्यूट लगाएंगे। कैसे? ये इसी को पिक कर लेंगे। सही बोल रही है, मुझे सिर्फ इसी वाले जो इनपुट बॉक्स है ना उसके अंदर जो है ना वो आइकन लगाना है। तो मैं ये यूज कर सकता हूँ, जो भी एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स पढ़े हमने, कौन सा वाला यूज होगा? क्या URL? मैंने कहा एट्रीब्यूट सिलेक्टर यूज करेंगे हम। कौन सा वाला यूज होगा कि मैं पूरे प्लेस होल्डर जिसका वैल्यू फर्स्ट डैश नेम है, कौन से वाले सिलेक्टर यूज कर सकता हूं? कोई भी कर सकते हैं ना, तो आप बताएं ना, अपनी मर्जी बताएं ना। एग्जैक्ट है ना इसमें, तो सब कुछ एग्जैक्ट है जी। जो पहले वाला था इक्वल्स टू वाला, वो भी कर सकते हैं ना। एग्जैक्ट आ जाएगा, फर्स्ट नेम ही चाहिए हमें। तो हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं यहाँ से और हम कहते हैं, क्या कहेंगे, अच्छा इनपुट, फिर इनपुट इस तरह। अब क्या करें, बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं पहले, ठीक है, ये हमारे पास है, लग गई, कुछ इस तरह आ रही है, थोड़ी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी हमें। बैकग्राउंड रिपीट क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट, अब क्या होगा, यहां आ जाएगा, ठीक है, हो गया। अब क्या देंगे, हाँ, तो पोजीशन हम ये दे देते हैं ना ताकि वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। इस तरह आ रहा है ये तो। फिर पैडिंग तो दी हुई है, अच्छा, इससे क्या हुआ, अब यहां हम नहीं लिख सकते, इस पूरे एरिया में नहीं लिख सकते, हमने पैडिंग दे दी है इसको, ठीक है जी। 20 दे रहे हैं लेकिन काम नहीं बन रहा जी। इस तरह वो थोड़ी ज्यादा दिया, आप 30 भी दे सकते हैं, 35 भी दे सकते हैं, सही है, 35 दे दें। ये चीजें हमने सारी पढ़ी हुई, इसीलिए आप लोग को जल्दी जल्दी यहाँ से लेके जा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह आप लोग स्टाइलिंग कर सकते हो, तो तैयार रहें, बहुत सारे असाइनमेंट्स आने वाले हैं, सिर्फ पढ़ना नहीं है, काम भी करना है। और ये हमने इस पे अप्लाई किया था, वो जो है ना अच्छा नहीं लग रहा था, जाते हुए अच्छा लग रहा था, देखते हैं ना, आपको बताते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट पे लगा दें, इनपुट टेक्स्ट पे क्या करें, उसकी विड्थ को 50% है तो 75% कर दें, ऐसे जी। इस तरह
देखें ये जो है ना इसमें एनिमेशन नहीं आ रही, तो ये वाला है ना इसके अंदर हमने एक एनिमेशन लगा दी है, तो ये आराम से जा रहा है। क्या यहीं पर पड़ी हुई है ना, मैंने थोड़ी लगाई है। हमारा कोड तो ये है, इसमें ये देखो ये डायरेक्ट जा रहा है, नजर नहीं आ रहा। उसमें उसने थोड़ा सा स्लो कर दिया, ठीक है। वो होता है हमारे पास एक प्रॉपर्टी, उसको कहते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन में आप हाँ ऑब्वियसली पीछे चला जाएगा तो हमें विड्थ नहीं नजर आएगी ना, इस तरफ घूम जाएगा। स्लो कर देता है ये भी हम पूरा पढ़ेंगे, इसका एक टॉपिक है। अभी बस आप ठीक है, तो ये आप लोग लगा के देखिएगा। बाकी यहाँ पर जब नीचे आएंगे ना पूरा टॉपिक है, हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फोकस पे आपने विद कर दिया। अच्छा, स्टाइलिंग टेक्स्ट एरियाज, टेक्स्ट एरिया को भी आप स्टाइल कर सकते हो, ठीक है। स्टाइलिंग सेलेक्ट मेन्यूज, सेलेक्ट मेन्यूज है ना ये, इनको भी आप स्टाइल कर सकते हो। और स्टाइलिंग इनपुट बटन्स, उनको भी आप कर सकते हो, सही। और रिस्पॉन्सिव को छोड़ दें, अभी रिस्पॉन्सिव का टॉपिक आया नहीं, तो ये भी आप लोग को देखना है। और पढ़ें, पूरा वीक है ना। लेआउट को छोड़ेंगे, यूनिट्स देख लेते हैं। यूनिट्स आप लोग को पता है, पढ़ेंगे ना, वो लंबा टॉपिक हो जाएगा। अभी यूनिट्स पे आ जाए। ये जो आपको सारे टॉपिक्स नजर आ रहे हैं ना, मेरी मर्जी है मैं पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं। ये इतने सारे टॉपिक्स हैं, पूरा कोर्स इसी में निकल जाएगा। आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, समझ आई। वरना हमारे उसमें तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी CSS कोर्स में से, एडवांस CSS पे तो जाएंगे ही नहीं। सब पढ़ाऊंगा तो खुद पढ़ने के लिए दूंगा ना। अभी आप लोग को असाइनमेंट दूंगा ना पढ़ने के लिए, 2 असाइनमेंट है ना, एक डिज़ाइन करना है और एक पढ़ के आना है। उस पर आपने प्रेजेंटेशंस बनानी है और फिर यहाँ पे आके वो अभी नहीं, वो अभी छोड़ दें, अभी थोड़ा टाइम बाद बनाइए। देख लेंगे ना कितने लोग भाग गए हैं। अभी रुके, अभी देखना लोग जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर जब फाइनल हो जाएगा ना, थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, फिर बनाएंगे। ये नाव में एक बंदे का ग्रुप बना, एक भाग जाए। अभी तो CSS थोड़ी सी, अभी तो CSS है, जब जावास्क्रिप्ट आएगी ना फिर भाग जाएंगे सारे, ठीक है। अच्छा भाई, यूनिट्स हमारे पास हमने कौन कौन से यूनिट्स यूज किए? पिक्सेल्स और बाकी ये सारे भी हैं। अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मिलीमीटर्स, इंचेस, हम जो है ना ज़्यादातर पिक्सेल्स या फिर परसेंटेज यूज़ करते हैं, ठीक है। रिलेटिव लेंथ में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिलेटिव लेंथ यूनिट स्पेसिफाई लेंथ रिलेटिव टू another length property. Relative length unit is scale better between different rendering mediums. For example, ये EM है। EM का क्या मतलब है? Relative to the font size of the element. 2 EM means 2 times of the size of the current font. इस तरह। Span में P में आपने क्या दिया है? क्या दिया है? और P ये सारे, ठीक है। और स्पैन को क्या दिया आपने? ठीक है, जो भी इसमें फॉन्ट हमने यूज किया होगा ना उसका ये डबल हमें दिखाएगा, ठीक है। इस पर यार मैं आप लोगों को पूरी एक प्रेजेंटेशन बना के ना चीज़ें दिखा दूंगा। ये बहुत सारी चीज़ें, छोड़ दें इसको, बस यहीं तक रखते हैं। फॉर्म्स के बारे में देख लें और कोई क्वेश्चन है तो कर लें।